नमस्कार। आज का एजेंडा के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में बाकी 5 चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। पंजाब और मणिपुर में भी सभी राजनीतिक दलों का जोरदार प्रचार अभियान जारी। बीजेपी नेता अमित शाह यूपी, जेपी नड्डा पंजाब में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में करेंगे प्रचार, तो सपा बसपा समेत अन्य दलों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव समेत 99 आरोपियों के भागी का फैसला आज। डोरंडा कोषागार से करीब 140 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है मामला। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। अदालत ने मीडिया को संवेदनशील विषय पर और जिम्मेदार बनने की दी सलाह। कर्नाटक सरकार का 16 फरवरी से कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न होने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण के लिए तैयारियों के साथ साथ चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह उत्तर प्रदेश में आज औरैया और मैनपुरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कानपुर में जनसंपर्क कार्यक्रम के जरिए भाजपा द्वारा किए गए विकास से लोगों को अवगत कराएंगे और पार्टी के लिए वोट डालने की अपील करेंगे। और वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा अध्यक्ष पंजाब के मोरमंडी, बलुआना और जलालाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे और जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। और वहीं पंजाब में विधानसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह फरीदकोट, मुक्तसर और डेरा बस्सी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज चुनावी रण में पार्टी की तरफ से जनता के बीच प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी प्रचार की कमान अपने हाथों में लेते हुए सबसे पहले मणिपुर में वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए एक जनसभा को संबोधित करेंगी। मणिपुर के बाद पंजाब के रूपनगर और अमृतसर में डोर टू डोर अभियान के जरिए जनता से कांग्रेस के लिए मतदान करने की अपील करेंगी। और वहीं कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी पंजाब में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पटियाला, बरनाला और मनसा में राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे 4 सहयोगी ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हैं हरिकेश बहादुर सिंह, साथ ही साथ अनुज यादव और साथ ही साथ हमारे पंजाब से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं विक्रमजीत सिंह। आप तीनों ही सहयोगियों का आज के एजेंडा में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं अनुज से करना चाहूँगा क्योंकि सुबह हरिकेश आपसे बातचीत हुई थी और पंजाब से भी हमारी बातचीत हुई थी विक्रमजीत सिंह से। लेकिन अनुज, कल जिस तरह से आपसे मेरी बातचीत हो रही थी और आपने कहा था कि लगातार लोग जो है वो आ रहे हैं, चुनाव के जो बूथ्स है वहाँ पे लोग आ रहे हैं, महिलाओं की हमने लंबी लंबी कतारें देखी। 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अब तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। आप किस तरह से देखते हैं तीसरा चरण किन मायनों में खास है पहले और दूसरे चरण के मुकाबले? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम तीसरे चरण को देखें तो बाकी पिछले 2 चरणों से ज्यादा सीटें 59 सीटों पर चुनाव होगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए ये चुनाव सबसे तीसरा चरण जो है सुर्खियों में रहेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश
यादव वो करहल से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी इस इलाके में तीसरे चरण में ही आएगा। पहले हम आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश जो है, पहले तो उन्होंने कहा था कि शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उनको जो टक्कर दे रहे हैं वो दे रहे हैं एसपी सिंह बघेल, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में। कुल मिलाकर उस सीट पर तो रोचक चुनाव होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि ये इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा ये वो जिले हैं, 59 सीटों में से 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बाहुल हैं, अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं। लेकिन पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इसी समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई थी और 49 सीटें, 59 में से 49 सीटें आई थी। और समाजवादी पार्टी को हम कहें तो उनका जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए यही रहेगी कि अपनी पुरानी सीटों को ना सिर्फ उनको बचाना है, लेकिन आगे किस तरीके से वो बढ़ पाएंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास का नारा देकर चुनाव 2017 में लड़ा था, वो इस 2022 के चुनाव में भी इसी नारे को साथ लेकर हैं। और हमने देखा था पिछले चुनाव में जातीय समीकरण बिल्कुल एकदम से खत्म हो गए थे। तो निश्चित तौर पर कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग इलाकों के मुद्दे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए पहले और दूसरे चरण में जिस तरह का चुनाव देखने को मिला था, और बल्कि दूसरे चरण में तो एक अच्छा मत प्रतिशत भी देखने को मिला है पहले चरण के मुकाबले। 59 सीटें होंगी, ज्यादा सीटें होंगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि पहले 2 चरणों से अच्छा मतदान होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की नजरें तीसरे चरण पे सबसे ज्यादा रहेंगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो यहां तक असीम कहा था कि वो अपने इलाके करहल में जाएंगे ही नहीं, उनकी जनता तो बिना चाहे ही उनको जिताकर भेज देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 17 तारीख को अखिलेश यादव ने करहल अपनी विधानसभा में प्रोग्राम रखा है और एसपी सिंह बघेल तो लगातार उस इलाके के अंदर प्रचार कर ही रहे हैं। शायद वो जमीनी हकीकत अब जान चुके हैं अनुज, लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि ये यादव बाहुल्य इलाके हैं, जो 59 सीटें हैं, बुंदेलखंड के कुछ इलाके हैं, बावजूद इसके पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई थी अनुज, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो। बिल्कुल, यही इसी बात को मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में जो जातीय समीकरण जो राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी का हम जानते हैं कि एक वो समीकरण माई समीकरण पे चलते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण, वो भी टूटता हुआ नजर आया था और उसी का कारण था कि इन्हीं के गढ़ में सिर्फ इनको 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को सीट मिली थी। तो कुल मिलाकर हम इसी बात को अपने इस डीडी न्यूज के माध्यम से हम लगातार बोलते रहे हैं कि अब वो माहौल बदल चुका है। जनता अब जातीय समीकरण से आगे बढ़ चुकी है। जनता इस बात को देखती है कि पिछले 10 सालों में जो सरकारें रही हैं उन्होंने क्या काम किए, इस समय जो 5 साल से सरकार है उसने क्या काम किया, उनके इलाके की कितनी तकदीर और तस्वीर बदली, कितनी बुनियादी सुविधाएं आई, और जो सबसे बड़ी बात है आधारभूत ढांचा वो कितना मजबूत हुआ है। ये विश्लेषण आज की जनता करती है। भले ही राजनीतिक पार्टियां ये विश्लेषण करें कि हमारे पास इस जाति का इतना वोट है, इस जाति का इतना वोट है, लेकिन मतदाता अब उन चक्करों में नहीं पड़ता। मतदाता अपना फैसला अपने भविष्य के लिए करता है और उसका विश्लेषण करता है कि किस सरकार ने क्या काम किया, उस सरकार की नीतियां क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल अनुज, हमारे साथ बने रहिए। रुक करेंगे हरिकेश बहादुर का। हरिकेश, स्वागत है आपका आज का एजेंडा में। और जिस बात का जिक्र अनुज कर रहे हैं कि जातीय समीकरण पिछले चुनाव में टूटा था, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या इस बार के चुनाव में, अब तक 2 राउंड के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, जातीय समीकरण के साथ साथ क्या जो जातीय सोच जो वोटर्स थे वो जाति विशेष के पक्ष में वोट देने के लिए बिहार और यूपी की जनता जानी जाती रही है, अपने राजनीतिक मिजाज के लिहाज से जातिवादी सोच यहां पे काफी हावी रहती है। इस बार के चुनाव में आपका क्या कुछ इनपुट है, आपका क्या कुछ विश्लेषण है? अशीम, देखिए, जैसा अनुज कह रहे थे कि जनता की सोच जो है वो जाति भावना से, जातीय सोच से ऊपर उठ चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि इस इलेक्शन में जो विकास का मॉडल है उसकी बात करती है सत्ताधारी पार्टी, तो वो ही लेके चल रही है आगे। और जब विकास की बात होगी तो किसी जाति के लिए नहीं होगी, सबके लिए होगी। और जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें हर जाति के लोग आएंगे, हर संप्रदाय के लोग आएंगे और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। और जो उनको वोट करना है, मतदान करना है, तो वो ऐसी सरकारें अब कोशिश कर रहे हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में चुने
जो विकास का कार्य करे, लोगों को रोजगार दे, स्वास्थ्य की जो बात है उसकी बात करे, उस पर कार्य करे। तो इस तरह के जो सोच है लोगों की, और खासतौर से जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं मतदाता, वो काफी जागरूक हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया का माध्यम है, वो पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। तो अब ये तुलना नहीं हो रही है कि इस प्रदेश में या ये पार्टी क्या, वो विश्व के दूसरे देशों के लोकतंत्र को देख रहे हैं, वहां पे किस तरह से कार्य हो रहा है, वहां की सरकारों की कार्यशैली क्या है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और फिर अपने राजनीतिक दलों की तुलना उनसे कर रहे हैं कि वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए किस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव है, इसमें जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं मतदाता, जो युवा हैं, उनकी छाप जो है दिखाई देगी। और जिन पार्टी को भी, जिस दल को भी वो मतदान करेंगे, वो बड़ा मायने रखेगा इस स्वस्थ लोकतंत्र में और सरकार बनाने में भी। असीम, जहां तक मैं चूंकि बनारस के आसपास और बनारस में रिपोर्टिंग करता हूं, तो जो काशी विश्वनाथ धाम जो बना है या काशी में जो विकास कार्य हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश के जिलों में लोगों ने उसको देखा है, महसूस किया है। और काशी का विकास मॉडल ये इस चुनाव में चल रहा है, और मुझे लगता है कि तीसरे चरण तक आते आते पूरी गति के साथ दौड़ेगा विकास मॉडल। और साथ ही साथ हरिकेश, हालांकि आपने कहा कि मैं आप बनारस से रिपोर्टिंग करते रहे, लेकिन अगर कोई जानकारी, कोई इनपुट आपके पास, चूंकि इस थर्ड फेज में बुंदेलखंड के भी जो 5 जिले हैं उनमें भी चुनाव होने जा रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि हमने एक्सप्रेसवे दिया, हमने विकास का तमाम मॉडल दिया, काशी का मॉडल है। क्या बुंदेलखंड के लोगों का, अगर आप बता सके इसके बारे में, बुंदेलखंड के लोगों के लिए क्या लखनऊ बहुत दूर है, या योगी सरकार ने उसको बहुत ही करीब लाने का काम किया है पिछले 5 सालों में? आपको मैं बताऊं कि चूंकि बुंदेलखंड का जिक्र करेंगे तो झांसी का जिक्र आएगा, बिल्कुल, झांसी का जिक्र करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आएगा, और काशी रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली रही है। इस तरह से काशी को मैं झांसी से जोड़ने की जो क्षमता है सत्ताधारी दल की, या जो सोच है प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, इसके अलावा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने केन और बेतवा जो नदियां हैं बुंदेलखंड के, जो पानी की समस्या थी उसको दूर करने के लिए जो है नदियों को जोड़ने का प्रयास किया था, योजना बनाई थी, उसको भी, उस पर भी सरकार ने काम किया है। और जल शक्ति मंत्रालय काफी मजबूती से उस योजना को आगे लेके बढ़ रहा है। तो ये इस तरह के जो कार्य हैं असीम, चूंकि आपको हर तरफ विकास ही दिखाई देगा, वो केंद्र में, इस चुनाव के केंद्र में विकास ही गति ले रहा है, गति दे रहा है। इसलिए हर राजनीतिक दल की यह मजबूरी हो गई है कि वह विकास की बात करे। और चूंकि मतदाता सोच रहा है इस तरह से कि विकास की बात हो और हम विकास के लिए मतदान करें, तो निश्चित रूप से वो सारी बातें घूमकर, जैसा कि अनुज भी बता रहे थे कि जातीय सोच से ऊपर उठकर विकास की बात होगी। लोग अपने बारे में, देश के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और वही सोच के मतदान कर रहे हैं। तो वो चाहे बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध हो, गोरक्ष प्रांत हो, या काशी हो, प्रयाग हो, हर तरफ आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि मतदाता की सोच जो है वो इन छोटी छोटी जो बातें हैं उससे, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर केवल अपने विकास, प्रदेश के विकास के बारे में चल रही है। तो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में हरिकेश विकास ही है, और इस बात का जिक्र अनुज भी कर रहे थे और आप भी बता रहे हैं कि विकास ही है, और लोग भी इस बात को समझने लगे हैं कि विकास के मुद्दे को अगर वो आत्मसात करके चलते हैं, आगे बढ़कर चलते हैं, तो ही वो अपने राज्य और अपना भी विकास कर पाएंगे। हम अब रुख करेंगे पंजाब का। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिक्रमजीत सिंह, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। बिक्रम नमस्कार। और जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने वहां फिजिकली रैली की और उन्होंने एक नारा दिया कि हम एक नवा पंजाब बनाने की तरफ हम बढ़ेंगे, और इसलिए आप बीजेपी को वोट दीजिए। क्या कुछ जमीनी हालात आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, जो पिछले 5 साल की अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो विकास की अगर बात करें तो लगभग बीजेपी का आरोप है कि विकास ना के बराबर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की जो इनफाइटिंग थी वो तमाम वहां देखने को मिली है। ऐसे में जो है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मैनिफेस्टो जारी किया गया, अपना विजन बताया गया कि किस प्रकार से जो है पंजाब का विकास किया जाएगा, किस प्रकार से शांति भाईचारा किया जाएगा, बेअदबी के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसानों का किस प्रकार से विकास किया जाएगा, किस प्रकार से छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनको किस प्रकार से रोका जाएगा, तमाम ऐसे विषयों को लेकर जो है मैनिफेस्टो में साफ तौर पर बताया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से कल जो है पंजाब में पंजाबियत और पंजाब की बात की गई है, एक नवा पंजाब जो कि किस प्रकार से लोगों का विकास यहाँ हो सकता है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है, किस प्रकार से लोगों के लिए कार्य कर, वो तमाम ऐसे विषय जो है प्रधानमंत्री की तरफ से बताए गए हैं। क्या क्या प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि क्या क्या उनकी तरफ से पंजाब के लिए किया गया है। तो तमाम ऐसे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री ने कल जालंधर में रैली की है। तो स्वाभाविक है कि इससे जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के नेता हैं, ऐसे में फिरोजपुर में जो घटना हुई थी उसकी चूक के बाद ये पहली प्रधानमंत्री की रैली थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर संदेश जो है साफ तौर पर पंजाब में गया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब के विकास के लिए कृत संकल्प है। एक और मैं एंगल की तरफ ले जाना चाहूंगा आपका ध्यान विक्रमजीत। आम आदमी पार्टी बहुत जोर शोर से वहां पर चुनाव प्रचार में लगी हुई है और जो विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक, वो ये कह रहे हैं कि इस बार एक कड़ा मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी पंजाब में बाकी राजनीतिक दलों को दे रही है। इस पर आपका विश्लेषण मैं चाहूंगा। देखिए, पंजाब आम आदमी पार्टी जो है पिछले चुनाव में भी मैदान में थी और नंबर 2 पर जो है पार्टी रही थी। तो ऐसे में जो है पार्टी की तरफ से जो है तमाम ऐसे जो विधायक चुनकर आए थे पिछली बार, वो बिल्कुल नए चेहरे थे पंजाब की राजनीति के लिए। कोई बहुत बड़े प्रोमिनेंट फेस नहीं थे आम आदमी पार्टी के जो विधायक पिछली बार चुनकर आए थे। तो उसके बाद जो है सांसद भी आम आदमी पार्टी के चुनकर आए हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस बार जो है भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा नियुक्त किया है और पंजाब की बात की है कि किस प्रकार से पंजाब में वो क्या क्या काम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सुप्रीमो हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से जो है तमाम प्रचार यहां पर किया गया है। उनकी पत्नी भी यहां पर आई है, तो एक इमोशनल टच देने की भी पंजाब में कोशिश की गई है। तो लेकिन देखना होगा कि पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को कितना समर्थन देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत सिंह इन तमाम ताज़ा अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। अनुज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हरिकेश का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो अब से कुछ देर पहले तक हमसे जुड़े हुए थे। आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में आज फैसला आएगा। सीबीआई के विशेष अदालत के न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि ने फैसला सुनाए जाने के दिन सभी आरोपियों को सशरीर यानी फिजिकली अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। अदालत में पेशी के लिए लालू प्रसाद रविवार को ही रांची पहुंच चुके हैं। दरअसल मामला डोरंडा कोषागार से करीब 140 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। ये मामले की शुरुआत में 170 आरोपी थे, इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई है। दीपेश चांडक और आर.के. दास समेत 7 आरोपियों को सीबीआई ने गवाह बनाया है। सुशील झा और पी.के. जायसवाल ने फैसले के पूर्व दोष स्वीकार कर लिया है। मामले में 6 आरोपी फरार हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में लालू यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आर.के. राणा, पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेग जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर के.एम. प्रसाद सहित 99 आरोपियों के खिलाफ आज फैसला आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त रांची से ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। तो दिवाकर, आज एक बार फिर से लालू यादव की धड़कनें तेज होंगी। हालांकि हम जो अखबारों में तस्वीरें देखे वो धूप सेक रहे थे कल और मुझे लगता है कि उनके चेहरे पे थोड़ी सी वो नर्वसनेस भी थी। आप क्या कुछ ताज़ा अपडेट देंगे? कितने बजे ये सारे जो मामले हैं उसकी सुनवाई शुरू होगी विशेष सीबीआई कोर्ट में? सीबीआई कोर्ट में 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई के लिए टाइम शेड्यूल किया गया है और आज 99 आरोपी, क्योंकि 170 आरोपी थे, उसमें से 55 लोगों की मौत हो गई है आरोपियों की और कुछ लोग सरकारी गवाह बन गए और 6 लोग अभी सीबीआई की गिरफ्त से इस मामले में बाहर है। तो वो आज 99 आरोपियों को सजा का ऐलान किया जाएगा और उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है। देखिए, इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाए तो ये करीब 26 साल पुराना सारा मामला है। 26 सालों से चला आ रहा है मामला, जो कोषागार से जुड़ा हुआ मामला। इसमें 4 मामले में लालू प्रसाद यादव को पहले ही सजा हो चुकी है और वो कई बार 5 बार जेल भी जा चुके हैं। उसमें से पिछली बार जब वो लास्ट ईयर
जमानत पर रिहा हुए हैं तो वो करीब 3 साल तक जेल पर रहे थे। तो इस तरीके से लालू बहुत बार सजा काट चुके हैं, 5 बार वो जेल गए हैं। इसके अलावा जो अगर हम कहें लालू कब कब जेल गए हैं, तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो कोषागार से जो चारा घोटाला का मामला है उसके साथ ही वो आय से अधिक संपत्ति मामले में भी जेल जा चुके हैं। तो लालू प्रसाद पर आज अगर हम गंभीरता को देखें, क्योंकि ये अब तक का जो 4 फैसले इसमें आए हैं, लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में जो चारा घोटाले से जुड़े 5 मामले हैं और बिहार में उन पर 1 मामला अभी भी चल रहा है जिसमें सुनवाई चल रही है। तो आज ये 5वां मामला है और झारखंड का आखिरी मामला है जिसमें फैसला आ सकता है। और अगर गंभीरता की बात करें तो ये रांची कोषागार से जुड़ा हुआ मामला है। इससे पहले चाईबासा कोषागार से जुड़े हुए अवैध निकासी के 2 मामले में इन्हें सजा हो चुकी है, दुमका के 1 मामले में सजा हो चुकी है। तो अब आज का जो मामला है वो करीब 140 करोड़ रुपए के अवैध निकासी का मामला है डोरंडा कोषागार से रांची का। तो जिस तरीके से अब तक सजा का ऐलान किया गया है, अगर बैकग्राउंड की बात करें तो पहले चाईबासा का जो पहला मामला था उसमें करीब 5 साल की इनको सजा हुई थी, उसके बाद दूसरे मामले में इन्हें 3.5 साल की सजा हुई और बाकी जो दुमका कोषागार से जो अवैध निकासी का मामला था उसमें 2 अलग अलग धाराओं में इन्हें 7-7 साल की सजा हुई थी। और क्योंकि इस गंभीरता को देखते हुए आज हम अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि जिस तरीके से 4 मामले में इन्हें सजा हुई है तो वो मामले में जो सजा का ऐलान है वो 3.5 साल से ज्यादा का हुआ है। तो उस लिहाज से आज इस बात के संकेत तो बिल्कुल नहीं लगते हैं कि उन्हें इससे कम सजा इस मामले में होगी। और अगर इससे कम सजा होगी है तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद को आज जेल जाना होगा, क्योंकि अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो हो सकता है कि उन्हें सीबीआई कोर्ट या लोअर कोर्ट जिसे बोलते हैं वहां से उन्हें जमानत मिल जाए। लेकिन इस हालात में जो अब तक का पूरी हिस्ट्री जो अब तक है चारा घोटाले के मामले में और जिस तरह से गंभीरता है इस मामले की और जिस तरह से सजा का ऐलान किया गया उस लिहाज से लगता नहीं है कि 3 साल से कम की सजा होगी। लेकिन कोर्ट के फैसले का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और आज क्योंकि गंभीरता इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारे जितने भी आरोपी हैं उनको सशरीर सीबीआई कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा गया है। इस लिहाज से आज सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अगर 99 आदमी अगर आप सोच रहे हैं कि जिस तरह से इस मामले में आरोपी बनाया गया, अगर सबके साथ 1-1 या 2-2 लोग भी आते हैं तो सीबीआई कोर्ट में पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तो उस लिहाज से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और लोगों के अंदर आने पर भी प्रवेश पर रोक लगाई गई है। जी नदीम, लालू यादव को जेल या फिर बेल, आज बहुत ही अहम सुनवाई होनी है रांची के सीबीआई विशेष कोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और दूसरी अहम खबर जो है वो कर्नाटक हिजाब से जुड़ा हुआ मामला है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई आज फिर से होगी। सुनवाई से पहले अदालत ने मीडिया से अपील की है और कहा है कि मीडिया को ऐसे संवेदनशील विषय पर और भी जिम्मेदारी बरतने की जरूरत है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी से कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य में हिजाब मुद्दे पर विरोध के प्रसार से बचने के लिए कॉलेज बंद कर दिए गए थे। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। तो आयशा, क्या हम ये कह सकते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि आप क्या कुछ पहन सकते हैं, क्या कुछ नहीं पहन सकते हैं, खासकर शैक्षणिक संस्थानों में? इसको मोटे तौर पर ऐसे समझा जाए? जी देखिए, इस मामले पर आज भी बहस जारी रहेगी, क्योंकि अभी 4 वकीलों ने कहा है कि वो अपनी दलीलें पेश करेंगे, अपनी सबमिशंस आज पेश करेंगे। तो ये बहस आज भी जारी रहेगी। लेकिन जाहिर है कर्नाटका हाईकोर्ट बेंच के सामने जो मामला है कि ये जो लड़कियों ने दलील पेश की है कि ये उनका अधिकार है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें अधिकार मिलता है कि वो अपने सर को ढकें और हिजाब पहन सकें। तो इस मामले को लेकर बहस लंबी चलेगी और आज भी जाहिर है इस मामले पर, इस मुद्दे पर कोर्ट में दोनों तरफ से दलील पेश होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ कोर्ट ने जो कहा था कि इस सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस को शुरू कर दिया जाए। देखिए, कानून व्यवस्था बिगड़ने के चलते स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। तो अब स्कूल्स और कॉलेजेस स्कूल्स खुल गए हैं और कॉलेजेस कल से खुलने वाले हैं। तो ऐसे में सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार के लिए एक चुनौती है कि इस सुनवाई के दौरान पूरे राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें, और ये कोर्ट का निर्देश है सरकार के लिए। तो ऐसी सूरत में तमाम तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, और कोर्ट ने साफ कहा है कि सुनवाई होने तक, जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक कोई भी छात्र स्कूल में या कॉलेज में धार्मिक वस्त्र ना पहने। तो ऐसे में इन लड़कियों को अब क्लासरूम में हिजाब पहनकर जाने की इजाजत नहीं है। तो ये दलील एक तरफ जारी रहेगी, तो दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार लगातार कोशिश कर रही है
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और कई पीस कमिटीज बनाई गई हैं। उडुपी में सेक्शन 144 जारी कर दिया है। बैंगलोर में भी स्कूलों के करीब 200 मीटर के दायरे में सेक्शन 144 लागू किया है ताकि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो। तो कोर्ट के सामने मामला संविधान का मामला है। कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा तो ये संविधान के आधार पर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार भी जो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू कर चुकी थी 5 फरवरी को, जिसने कहा था कि यूनिफॉर्म तमाम छात्रों पर लागू है और यूनिफॉर्म की जो ड्रेस कोड है वो तमाम छात्रों के लिए एक समान होगा। तो इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया। इन पेटिशनर्स की तरफ से वकील ने कहा कि ये इन छात्रों के जो अधिकार है उसका उल्लंघन है। तो इस कोर्ट ऑर्डर को भी एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट में और संविधान के तहत जो कानून है, जो नियम है, उसके आधार पर कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल कर्नाटक सरकार छात्रों को क्योंकि एग्जाम्स प्रिलिमिनरी एग्जाम शुरू हो चुके हैं और अगले महीने से छात्रों के लिए प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स शुरू होंगे, तो ऐसे में इनकी शिक्षा पर असर ना पड़े और कैंपस से राजनीति को दूर रखने के लिए कर्नाटक सरकार भी अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू करने पर विचार कर रही है। देखना यह होगा कि हाईकोर्ट में सुनवाई जब होगी तो ये जो सरकार का ऑर्डर है, जो आदेश था यूनिफॉर्म रूल्स को लेकर, इस आदेश में क्या क्या नए नए नियम आएंगे, किस तरह से छात्र किस हद तक वो स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकती है, क्लासरूम में कर सकती हैं या नहीं, ये तमाम चीजें जो है नए ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट होंगी। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है क्लैरिटी देगा इस गवर्नमेंट ऑर्डर को। तो ये तमाम चीजें कोर्ट के फैसले के बाद ही आएंगी। लेकिन अभी आज भी बहस जारी है। लेकिन सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल दलील पेश करेंगे शायद ये कल हो सकता है। तो लगभग और 3-4 दिन करेंगे विस्तार से बातचीत। पूरे मामले पर कोर्ट में बहस जारी रहेगी, तभी कोर्ट इस पर अंतिम फैसला देगा। बिल्कुल। क्या कुछ कर्नाटक हाईकोर्ट में ये सुनवाई होती है और क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है जजेस की तरफ से, क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं वकील की तरफ से, इस पर जब फैसला आएगा उसके बाद आगे भी आपसे बातचीत होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को बेंगलुरु से हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसके साथ ही आज का एजेंडा के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।